गड़बड़ भी है। आज हम पढ़ाई करते हैं अच्छे से प्लीज, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा है, इसलिए प्लीज आप लापरवाही मत करना, अच्छे से पढ़ना बच्चे, ठीक है। शाबाश। तो राइट डाउन एवरीबॉडी, प्लीज राइट डाउन करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग है बेटे, और धीरज विशिष्ट मेरा नाम है। आपको पता होना चाहिए कौन से टीचर क्लास ले रहे हैं। अच्छा, एक सभी बच्चे मेरे को नोट हमने आइडिया लगाना होता है कि कहाँ से लेना। इसका क्या मतलब होता है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर वीडियो का कैमरे का ऑर्केस्ट्रा सेंड कीजिए अपने अपनी तरफ से आप। हमने तो ऑन करा हुआ है सर कैमरा अपना। तो सर ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर। बस 2 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। Resistivity depends upon nature of material only. Depends not on the dimensions of the conductor. Depends on nature of material only. अब अब हमसे बड़ी क्लासेस में पूछेगा, ऐसे कह सकते हो नेचर ऑफ मटेरियल तो ठीक है, नॉट ऑन डायमेंशंस। नॉट ऑन डायमेंशन, कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेंगी, सिर्फ ये देखेगी वो कंडक्टर हमारा कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, कौन से मटेरियल का बना है। अब हमें बड़ी क्लासेस में पूछते हैं कैसे कह सकते हो आप, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इधर मत देखना, अभी इधर कुछ मत देखना, मैं समझाऊंगा सब कुछ। सेंटर वाली लाइन में देखो, टीचर ने बोला कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, कैसे। ओके, ये बोर्ड का एग्जाम का पेपर आ सकता है। तो ध्यान से सुनो बेटे, पहले मैं इसका आंसर देता हूँ कैसे डिपेंड करती है, फिर इसके इसके आंसर के लिए एक फार्मूले की मदद लूंगा। वो फार्मूला ड्राइव करना भी आ जाता है पेपर में, उसकी बात बाद में करते हैं। सुनो शाबाश। हम कहेंगे सर रेजिस्टिव आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फार्मूला होता है एक है। और यहां से आप अगर रेजिस्टिविटी निकालोगे तो वो निकलती है रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इनटू लेंथ। ये देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, यहां पर। तो इस फार्मूले को देखने से ध्यान से देखो, बच्चा मेरे को बोलेगा सर आपने बोला इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस, लेकिन मेरे को तो इस फार्मूले से लगता है कि डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। आप कह रहे हो नहीं, तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। बच्चा कहता है देखो सर इसके इस फार्मूले को जो कि हमने इसी से बनाया है, इस फार्मूले में देखो एरिया भी आ गया और लेंथ भी आ गई, क्योंकि फार्मूले में एरिया और लेंथ दोनों आ गए, तो यहां से तो ये लगता है कि डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। आपने बोला है नॉट ऑन द डायमेंशंस, ये क्या बात हुई। और हमें टेंथ में भी यही पढ़ाते थे कि नॉट ऑन डायमेंशंस। तो मेरा आंसर ये है बेटे, जब भी किसी भी पैरामीटर की डिपेंडेंस देखनी होती है तो उसका फंडामेंटल फार्मूला देखते होते हैं, फंडामेंटल, नॉट ये वाला डिपेंडेंट फार्मूला। फंडामेंटल फार्मूला देखना होता है, ना कि डिपेंडेंट फार्मूला, ठीक है। अब बच्चा कहता है ये वाला डिपेंडेंट है, मैं कहूंगा यस ये फंडामेंटल नहीं है। तो सर इसका फिर फंडामेंटल कौन सा है, तो ध्यान से सुनो, इसका फंडामेंटल है एम अपॉन एन ई स्क्र टाउ। फिर से देख लो क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्र टाउ। किन बच्चों को ये फार्मूला पहले आता था, रेज योर हैंड। मेरे लिखने से पहले किसी को ये फार्मूला पता हो? ओके, बस मैंने आइडिया ही लगाना था, इसका मतलब है मेरे को इस फार्मूले का सोर्स भी बताना पड़ेगा अपने बच्चों को। बाद में इसकी डेरिवेशन करेंगे आप। सुनो, पहले इस फार्मूले को समझ लो। एम इसमें होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरा ख्याल है +2 के सारे बच्चों को ये मास पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो आपकी +2 की बोर्ड की प्रेपरेशन रिस्क पे चल रही है, रिस्क पे। कौन सा बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन?
अगर नहीं बताया ना बेटे रिस्क पे हो, मैं बता दिया आपको। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 8th में पढ़ा आपने, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, +1 +2 इलेक्ट्रॉन के बारे में सुनते आ रहे हो। सभी बच्चे को हाथ खड़े होने चाहिए सभी के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में। देखो मुर्दे कितनों के हाथ खड़े हैं, देखो अपनी क्लास का हाल। गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। याद करना शुरू कर दो। 19 फरवरी से आपके पेपर है, एग्जाम डेट आपको पता लग गई होगी। इसकी वैल्यू याद रखो, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और वो बड़ी हैरानी की बात है कि लास्ट वाले दोनों बच्चे लिख भी नहीं रहे। वो लास्ट में बैठा है करके ऐसे करके, तो लिख भी नहीं रहे। टीचर लिख रहा है, उसको पता नहीं है। टीचर कह रहा है आपकी प्रेपरेशन रिस्क है, वो फिर भी नहीं हिल रहे। पता नहीं बोर्ड के एग्जाम देने भी है कि नहीं। आगे सुनो, इसमें स्मॉल ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और सुनो, एन क्या होता है? एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। यानी कि नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर डेंसिटी। और टाउ क्या होता है? टाउ, टाउ का नाम होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब गौर से देखो बच्चे, इस फार्मूले के अंदर जिसके ऊपर टीचर येलो कलर से टिक कर रहा है वो दोनों तो कांस्टेंट ही आ गए, दो तो कांस्टेंट ही आ गए। और बाकी रहे बात एन और टाउ। एन मैंने किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मान लो इतना यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नेचुरली वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कॉपर में यूनिट वॉल्यूम में अलग इलेक्ट्रॉन की गिनती होगी, एल्यूमिनियम में अलग होगी, आयरन में अलग होगी। तो यानी कि एन वाला पैरामीटर किस पे डिपेंड हो गया? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड हो गया। ऑन नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंडेंस है इसकी। ओके, अब रही बात टाउ की। एक वेरिएबल ऐसे डिपेंड हो गया नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब दूसरा वेरिएबल देखो टाउ। टाउ का क्या लिखा टीचर ने? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है ना बेटे इधर को, तो वो बाकी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता जाता है, टक्करे मारता हुआ जाता है। ओके, तो मान लीजिए एक टक्कर यहां पर हुई है, एक टक्कर यहां पर हुई है। इन दो टक्करों के बीच में कितना टाइम निकल गया? मान लो इतना निकल गया टाउ वन। दूसरी और तीसरी टक्कर में कितना टाइम निकल गया? मान लो टाउ टू। इसके और इसमें कितना, दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम निकल गया? टाउ थ्री। ऐसे ही बाकी सारे, उन सभी को ऐड करते हुए उनका एवरेज ले लो। इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी हम अगर यही मान लें कि इलेक्ट्रॉन का काम ही कोलाइड करना है, तो दो कोलिजन्स के बीच में कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन अपने काम से वंचित रह गया, रिलैक्स कर गया, आराम कर गया। रिलैक्स से वर्ड बनाया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब टाइम इलेप्स्ड, टाइम इलेप्स्ड बिटवीन टू कंजक्टिव कोलिजन्स। कंजक्टिव मैंने होता है साथ साथ वाली, टू कंजक्टिव कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ये भी इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की भीड़ कितनी लगी हुई है कंडक्टर के अंदर। और इलेक्ट्रॉन की भीड़ किस पे डिपेंड करती है? नेचुरली नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। तो दो वेरिएबल थे, दोनों को टीचर ने येलो सर्कल में डाला। दोनों के दोनों नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। तब इस फार्मूले में जो मेन चीज आएगी वो भी तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। देयरफॉर रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, तो जब भी डिपेंडेंस देखनी होती है, नॉन फंडामेंटल फार्मूले को नहीं देखना होता है, फंडामेंटल फार्मूले को देखना होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो। अब सिवाय एक बात के, सर ये फार्मूला आया कहां से, उसको छोड़ के बाकी सारी बात अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज रेज योर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में से एक हाथ खड़ा करना है भाई। अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड होना चाहिए, समझ आ गया तो राइट हैंड। ओके, इसका मतलब है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ जाए अगर सीबीएसई पेपर में। हाउ कैन यू से
resistivity depends upon the nature of the material, not on dimensions. जबकि नॉन फंडामेंटल फार्मूले से लगता है कि ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, एरिया और लेंथ। लेकिन जब फंडामेंटल फार्मूले को देखा, उसका एनालिसिस करा, दो तो उसमें कांस्टेंट ही निकल गए टिक वाले, बाकी दो वेरिएबल थे, वो दोनों नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करे, इसलिए रेजिस्टिविटी खुद भी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे, इसको देखना है हमने। शाबाश, तो इसको हम स्टोर करके वापस, इसमें मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। अब सारे बच्चे इस फिगर को देखें जरा ध्यान से, सारे बच्चे इस फिगर को देखो। शाबाश, जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं इस फिगर को याद करो तब तक, और बना लो, कॉपियों पे बना लो। तो बेटे अब देखो, टीचर अपने बच्चों को रेजिस्टिविटी के फार्मूले पर लेके जाएगा। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या था, अभी अभी जो टीचर ने लिखा था, टीचर ने लिखा था रेजिस्टिविटी का फार्मूला, ये लिखा था बेटे, देखो मैंने लिखा था ये, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जिस पैरामीटर के ऊपर ये डिपेंड करता है उसी पे ये करेगा, क्योंकि इसका फार्मूला बस इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपसाइड डाउन कर दो, एम को नीचे ले आओ, उसको लेके आओ, तो कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो कंडक्टिविटी, ये वाली कंडक्टिविटी भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि डायमेंशन पे। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला या ये फार्मूला आए कैसे। सुनो, ध्यान से सुनो, कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि इस सिंबल का मीनिंग आपको, चलो मैंने लिख ही दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कुछ बता दिया या नहीं बताया क्लास में? शाबाश, हैव यू अंडरस्टूड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द क्लास और नॉट? पता नहीं क्या जवाब देते हैं यार। अगर यस है तो राइट हैंड खड़ा करो। ओके ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपको सर ने दो फार्मूले करवाए होंगे। एक फार्मूला होता है ये आई अपॉन एन ए ई, और दूसरा फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टाउ अपॉन एम। क्या इन दोनों फार्मूलों की डेरिवेशन सर ने करवा दी कि नहीं करवा दी? जल्दी बताओ, यस और नो। बेटा यस है तो यस, हाथ राइट योर, रेज योर राइट हैंड अगर ये करवा दिए। अब ये दोनों करवा दिए, गुड, शुक्र है, बन गई बात अपनी। अब मैंने तो यहां पर पहुंचना है, आपको ये समझाना है टेस्ट। कोई बच्चा अब यहां से लिखेगा नहीं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, फिर उसको अपने को याद करके खुद से करेंगे। अभी करेंगे, 5 मिनट में समझ आ जाएगी डायरेक्ट। शाबाश, याद करना है टीचर कैसे कैसे कर रहा है, ध्यान से। तो इसके डेरिवेशन के लिए हमें एक ये भी पता होना चाहिए, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस हमने वायर के अक्रॉस लगा दिया और उस कंडक्टर की लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस किनारे से इस किनारे के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, वो हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करो तो ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की लगी है और ये लेंथ 2 मीटर की है, तो 10/2 यानी कि 5 न्यूटन पर किलो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बनेगी, जो इसके दोनों किनारों पे सेट है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे आपको पता होना चाहिए। और एक बात, 10th क्लास में आप एक फार्मूला पढ़ते थे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये भी आपको पता होना चाहिए। Got it?
एक और चीज आप पढ़ते थे 10th क्लास में, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ये भी आपको पता होना है, ठीक है। एक और भी आप पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये भी पता होना चाहिए। व्हाट इट, एक ये भी पता होना चाहिए कि चार्ज को निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर टी का मतलब टाइम है, आई का मतलब करंट है, ये भी पता होना चाहिए। और एक ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, 10th क्लास में मेंसुरेशन का चैप्टर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की बजाय हम एल ले लेंगे, और क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है, सभी बच्चों को पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एल, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक टीचर ने एक और सिंबल यूज करा था, स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने वॉल्यूम में फैले हुए। मान लो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं एन, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये पड़ा वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं, ये जो मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका एक और नाम भी है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। तो ये आपकी जूनियर क्लास की 10th क्लास की नॉलेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक की नॉलेज मैंने साइड पे बंद कर दी, जो यहाँ पर हमारे काम आएगी। अब ध्यान से सुनो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए। सुनो, अब सबसे पहले आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फार्मूले आपस में इक्वेट कर देने, तो जैसे मैंने इक्वेट कर दिए, ये लो, आई अपॉन एन ए इज इक्वल टू ई ई टाउ अपॉन एम। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये सारे सिंबलों का मीनिंग पता है आपको। आई मैंने करंट, नंबर डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे सिंबल का आपको पता है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इस ई की वैल्यू रख देनी, कितनी रखनी, ये बड़ी वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो जैसे ही आपने ई की वैल्यू रखी, याद करना है साथ के साथ, बाद में आपको बिना देखे लिखना होगा कॉपियों को, आपने इसको रख दिया, तो क्या बना, एन ए इज इक्वल टू ई वोल्टेज अपॉन लेंथ, टाउ को ऐसे लिख दिया और मास को ऐसे लिख दिया। अगली बात, अब मैं इस वोल्टेज के यहां पर ओम्स लॉ लगा दूंगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये देखो, ये 10th क्लास में आप ओम्स लॉ पढ़ते थे, ये वाला। ओके, ध्यान से देख लो, पहले E की वैल्यू रखी, अब ओम्स लॉ की। तो अगले स्टेप में क्या होएगा, ध्यान से देखो, I अपॉन एन ए इज इक्वल टू ई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V को हटा के आई आर लिखने लगा, आई आर टाउ, नीचे लेंथ, और यहां पर एम। ओके, अब आपको अच्छे से पता है कि हमारे डेरिवेशन, ये जो रिजल्ट वाला फार्मूला है, इसमें रेजिस्टेंस कहीं नहीं है, देखो रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस को हटाना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, ये लिख देंगे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको यहां पुट कर देंगे, और साथ के साथ देखो करंट से करंट कट गया दोनों तरफ, तो यहां क्या बन गया, 1 अपॉन एन ए ई, उधर क्या बन गया, ई भी बच गया, टाउ भी बच गया, आई कट गया, आर की वैल्यू रखते हैं रो एल अपॉन ए, और नीचे क्या चल रहा था पहले ही, एल और एम। अब इनमें से भी हम कटिंग करते हैं, क्या क्या बनेगा, देखो क्या क्या कट करता है। सभी बच्चे कहेंगे सर लेंथ तो आपकी कट गई, मैंने कहा ओके। सभी बच्चे कहेंगे सर देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, ये भी काट दो। मैंने कहा ठीक है, बचा क्या, इधर क्या बचा, 1 अपॉन एन ई, उधर क्या बचा, ई टाउ रो, और नीचे एम बचा बस। अब यहां से रो की वैल्यू निकालते हैं, रो की कैसे, एम को ऊपर ले जाओ, ई को नीचे ले जाओ वगैरह, टाउ को नीचे ले, तो क्या बनेगा,
राओ इसको देखो, एम गया ऊपर और एन ई पहले ही है इधर, और इधर से भी क्या आ गया, एक ई और आ गया, एक टाउ आ गया, ई और आ गया, टाउ आ गया। तो ई का फार्मूला एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो यही हमारा टारगेट था। देखो फिर से देखो क्या क्या करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फार्मूले इक्वेट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कर दिया वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज को ओम्स लॉ से डिवाइड पुट कर दिया, ओम्स लॉ पुट कर दिया, फिर रेजिस्टेंस। समझदार बच्चा बोलेगा ई की वैल्यू, वी की वैल्यू, आर की वैल्यू याद कर लेगा, ईवीआर ईवीआर। ओके, तो इसको डिराइव करने का आपको मार्क पेपर में मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर राइट हैंड, शाबाश। ओके डाउन। जिनको नहीं समझ आया बिना डरे लेफ्ट हैंड खड़ा करें, लेफ्ट हैंड। ओके बेटे, अब चैलेंज लेना सभी बच्चों ने, बिना देखे लिखना, एक बार में देख लो जो देखना है, सारा एक ही बार में देखना, दोबारा गर्दन ऊपर नहीं उठानी, बिना देखे करना आप। शाबाश, इधर वाला देखो सारा क्या क्या करा ठीक। भाई ये ऊपर वाले दोनों फार्मूले सर ने आपको करवा ही दिया है ऑलरेडी। शाबाश, एक और पेन पेन से शुरू कर दिया, फिर देखना नहीं है बोर्ड पर। चैलेंज लो, देखते हैं कितने बच्चे कामयाब होते हैं। शाबाश, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं, पहले देख लो अच्छे से। स्टार्ट। शाबाश, देखना नहीं है, बोर्ड पे नहीं देखना। जो बच्चे कामयाब हुआ वो एक बार हाथ खड़ा करके दिखा देना, मेरे ऊपर मत देखना बोर्ड पर। एक बच्चा कामयाब हो गया, शाबाश। गर्ल्स में से एक, बॉयज में से 2 कामयाब हो गए, वेरी गुड। गर्ल्स में से 4, 4 गर्ल्स कामयाब हुई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बॉयज 2 है अभी, शाबाश। जो काम जिसने एक बार भी देख लिया दोबारा वो फेलियर, देखना नहीं है बस बोर्ड। शाबाश, जो भी कामयाब हो गया एक बार इंडिकेशन दे हाथ खड़ा करके, शाबाश शाबाश। नॉन मेडिकल के बच्चे का कैमरा मेरे को दिख रहा है, मेडिकल का दिख ही नहीं रहा। मेडिकल वालों का कैमरा शायद खराब है। अगर मेडिकल वालों का कैमरा गलती से ऑफ है तो प्लीज ऑन कर लीजिए। चलो, अब sufficient time is given. Now tell me who succeeded. Finally, raise your hand if you succeeded. Once again. बस तो कामयाब हो गए तो बिना देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कामयाब हुआ, बहुत अच्छे। अब बाकी तो देख के लिख लो भाई, शाबाश। Sir, our camera is not working. क्या बेटे, कैमरा अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं तो दिख रहा हूँ ना आपको, मेडिकल वाले, मेरा तो क्लियर है ना। ओके चलो कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन मेरे को अच्छा बड़ा लगता है, मेरे को मेडिकल के बच्चों का आज चेहरा दिख नहीं रहा,
तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपसे मिला ही नहीं। तो क्योंकि वैसे भी मेडिकल की क्लास में एनर्जी ज्यादा होती है, मैंने देखा थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार प्लीज चेक कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा और कराऊंगा एक। शाबाश। देखो, अब टीचर एक पॉइंट कराने लगे हैं, ध्यान से सुनो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। सबसे पहली बात, इसकी बेसिक बातें पता कर ली। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल होता है कैपिटल जे। दूसरी बात, और इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब तीसरी बात ये होती क्या है, ध्यान से सुनना। सेकंड लर्निंग पॉइंट, अगर मेरे पास ये कंडक्टर हो और उसकी लेंथ एल हो और उसको ऐसे डायरेक्ट परपेंडिकुलरली कट कराओ दोनों किनारों से, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। अब इसको मैंने नीचे से करंट पास करा दिया बैटरी लगाकर। करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव, ये करंट पास कर दिया। तो करंट डेंसिटी को मोटा मोटा ऐसे निकालते हैं, कितना करंट पास करा जिस कंडक्टर में से, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये होता है इसका फॉर्मूला। पर इसका देखो, इसकी यूनिट भी बन गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पर इस फार्मूले में कंडीशन है एक बच्चे, क्या कंडीशन है कि ये एरिया जो है ना वायर से परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी अगर ये वायर की लेंथ एल है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तब। और अगर 90 ना हो तो बच्चे कहते सर पहले वो फिगर बताओ जिसमें 90 नहीं है। ध्यान से सुनो, मान लीजिए मेरे पास एक लंबी वायर थी और मैंने उसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे टेढ़ा कट लगा दी। अब टेढ़ा कट लगा दिया तो ये 90 डिग्री डिस्टर्ब हो गया। अब इस एरिया से एरिया वेक्टर इधर को हो गया, एरिया वेक्टर इधर को हो गया बेटे। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। ओके। और मान लीजिए मैंने बैटरी ऐसे लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से जाता है, तो करंट आ गया इधर। तो ध्यान से सुनो, करंट करंट जिधर को करंट जाता है उधर को करंट डेंसिटी का वेक्टर लेते हैं। करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों की डॉट प्रोडक्ट होती है करंट, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चा कहता है सर इस फिगर में फिर आप क्या करोगे, तो आई विल से कितना एंगल है यहाँ पर। बच्चे कह रहे सर एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के वेक्टर में थीटा एंगल है, यानी कि करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो थीटा एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। कोई बच्चा बोलेगा सर ये फार्मूला ट्रू है कि ये फार्मूला ट्रू है, अगर ये लगाते हैं तो कॉस थीटा कहां से आ गया। तो मैं कहूंगा बेटे इसके अंदर जरूरी था कट का इस तरह से कट होना। अगर मैं कहूंगा उस बच्चे को मैं बोलूंगा कि ये है मेन फार्मूला, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर इधर को है, यहां पर ये वाला दिखा रहा हूं, और करंट डेंसिटी वेक्टर है इधर को, दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा लिया। मान लीजिए इस वायर को मैंने ऐसे टेढ़ा कट ना लगा के बिल्कुल सीधा कट लगाया होता, तो सीधा कट लगाया होता तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होता और करंट डेंसिटी वेक्टर भी इधर ही होता। तब उस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता। तो जब 0 डिग्री हो जाता है तो इसी फार्मूले को हम दोबारा लगाते हैं, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, सभी को पता है। तो यहां से जो फार्मूला बनेगा करंट डेंसिटी का, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, देखो वही बन गया। यानी मेन फार्मूले का स्पेशल केस है। अगर टेढ़ा कट लगा तो ये फार्मूला लगेगा, अगर वायर को परपेंडिकुलरली कट करा यहाँ 90 डिग्री एंगल बना के जैसे इधर बताया तो थीटा अपने आप ही 0 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया।
राइट। अब एक बात और सुन लो, करंट डेंसिटी का एक फार्मूला और भी होता है, योर अटेंशन, करंट डेंसिटी का एक फार्मूला ये भी होता है बेटे, करंट कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके माइंड में आना चाहिए सर ये फार्मूला कहां से आ गया, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनो, शाबाश, मैं आपको बताने लगा हूं, ध्यान से सुनो। करंट डेंसिटी को मैंने ऐसे ही रखा, और कंडक्टिविटी जो होती है सभी बच्चों को पता है 1 रेजिस्टिविटी होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये मैंने पहले ही बताया था। तो मैंने रेजिस्टिविटी की वैल्यू, सॉरी, कंडक्टिविटी की वैल्यू यहां रख दी, ये बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला था, हमेशा वोल्टेज अपॉन लेंथ, मतलब कितनी बैटरी लगी है और कितनी लेंथ के ऊपर लगी है, कितनी बैटरी लगी है और कितनी लेंथ पे लगी है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी लगा दिया। अब देखते जाना आगे आगे। नेक्स्ट 1/ρ को ऐसे लगा दिया, वोल्टेज को लगा दिया ओहम्स लॉ, V = IR, इसको L ही रहने दें। अगला स्टेप 1/ρ, करंट को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू ये पुट कर दी, कौन सी, वो जो 10th क्लास में फार्मूला हमने सीखा था रेजिस्टेंस का, बहुत सिंपल सा, कौन सा, R = ρL/A। तो R की वैल्यू यहां रखी, ρL/A, ये रख दिया बेटे, गॉट इट। आगे सुनो, और ये वाला लेंथ पहले ही चल रहा है नीचे, ये वाला। अब गौर से देखो, रो से रो कट, लेंथ से लेंथ कट, रो से रो कट बेटे और लेंथ से लेंथ कट, तो बच गया क्या, I/A। और ये क्या चल रहा है, J चल रहा है, और J का ये फार्मूला बाय डेफिनेशन ट्रू है ही है, ये देखो बाय डेफिनेशन हमने यही बनाया हुआ है करंट डेंसिटी का। तो जब इस फार्मूले से ये बन गया, इसका मतलब तो ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ करंट डेंसिटी का फार्मूला भी ट्रू है, ओके। ये मैंने करंट डेंसिटी का आपको आर्टिकल कराया 3 कॉलम में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। जिन बच्चों को ये तीनों कॉलम समझ आ गए इस आर्टिकल के, वो रेज योर राइट हैंड, शाबाश, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। अब जिनका नहीं खड़ा हुआ ना काके, या तो उसको लेफ्ट हैंड खड़ा करना है या क्लास नहीं लगानी। ये बच्चा बैठा सरदार बच्चा 3rd रो में, जो दीवार के साथ बच्चा बैठा है फर्स्ट बेंच में, दोनों सरदार बच्चों में से जो ये बच्चा बैठा है दीवार की तरफ, या लेफ्ट हैंड खड़ा कर दो या राइट हैंड खड़ा कर दो, जल्दी करो। ओके बेटे, कैमरे में आ नहीं रहा शायद आपका हाथ, कोई बात, ठीक है। तो इसका मतलब है सभी बच्चों को समझ आ गया, ओके। अब अगर ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों मिलाकर आ जाएं, ये क्वेश्चन और जो रेजिस्टिविटी का करवाया था आपको थोड़ी देर पहले उसकी डेरिवेशन, तो 5 मार्क्स का आएगा सीबीएसई के पेपर, 5 मार्क्स। आप सारे बच्चे अपनी असाइनमेंट निकालो जरा, जल्दी करो। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 15। उस क्वेश्चन नंबर 15 में 2 जगह पर अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा, उसकी लैंग्वेज में अल्फा को हटाकर उसकी जगह सिग्मा कर दो, सिग्मा कंडक्टिविटी कर दो, अल्फा गलती से छपा हुआ है, सिग्मा कर दो दोनों जगह, कर दिया। 3rd लाइन में 15th क्वेश्चन की 3rd लाइन में अल्फा 2 बार लिखा हुआ है, दोनों को हटा के सिग्मा कर दो, कर दिया। अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और मेरे को बताओ क्या आपको समझ आ गया सारा या नहीं, क्या आप 5 नंबर का कर पाओगे कि नहीं। हाँ जी बेटे, क्या आपका कॉन्फिडेंस बन गया कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए 15th का ए पार्ट, ओनली ए पार्ट, क्या आप पेपर में कर पाओगे। जिन बच्चों को लगता है हाँ सर कर पाएंगे, वो एक बार रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, जिनको लगता है कि हाँ सर कर देंगे, अब तो कर देंगे। देखो ठीक है बच्चे, डाउन डाउन, बस ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन असली में तब कर पाओगे अगर घर जाके इसकी प्रैक्टिस करो,
ठीक है, हर जगह इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये 2 मैंने चीजें आपको कराई। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देखें उनको निकाल के क्या क्या सीखा हमने। देखो बेटे, सबसे पहले टीचर ने अपने बच्चे को ये सिखाया था, सारा याद है? बहुत अच्छे। अगली बात देखें, इसके बाद क्या सिखाया, फिर ये सिखाया। Got it? फिर से देखो, ये सारा याद है, और इससे पहले ये सारा कराया था, ये देखो याद है सब? शाबाश, ये तो आपने हाथ से करके भी दिखाया मेरे को, फिर ये करा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में एक चीज देखो, आपको 15th का बी पार्ट पढ़ो पहले। 15th का बी पार्ट, what is Wheatstone bridge? Obtain the necessary condition under which the Wheatstone bridge is balanced. किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है पहले? रेज योर हैंड। विद प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस, मैं उस बच्चे से माइक पे बुलाऊंगा नहीं उसको। प्रॉमिस, मैं उस बच्चे को माइक पे बुलाऊंगा नहीं। फिर भी अगर किसको लगता है कि बी पार्ट आता है तो रेज योर हैंड। कोई नहीं बोल रहा, शाबाश। तो फिर मेरे को ये समझाना पड़ेगा आपको। चलो सभी बच्चे देखते हैं, सभी बच्चे हेडिंग लिखो, Wheatstone bridge of resistor, Wheatstone bridge of resistor। ओके, अब कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है, ध्यान से बता, देखना बेटे, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा वरना ये आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। नंबर 1, कोई बच्चा मेरे को बता सकता है, अगर मैं एक रजिस्टर ऐसे लगा दूं 10 ओम का और दूसरा रजिस्टर लगा दूं ऐसे 1 ओम का, 10 ओम का, 1 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन दी टर्मिनल एक्स और वाई कितना हो जाएगा? 10 ओम, 1 ओम, कौन बताएगा? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 11 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए। ठीक है बेटे, ओके। तो 10 ओम को हम R1 कह देते हैं, इसको हम 1 ओम को R2 कह देते हैं। अच्छा एक बात और बताना, अगर मैं एक टर्मिनल यहां लगा दूं, शाबाश, ध्यान से सुनना, इसको मैं लगा दूं, ध्यान से सुनना, 5 ओम, लगा दूं 2 ओम, तो नीचे वाली ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? शाबाश, नीचे वाली ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस? 5 ओम, 2 ओम, कितना हो जाएगा? सभी बच्चे सोचते हैं कि सर ये भी तो सीरीज में ही लगा है, तो आप इसका भी 7 ओम बन जाएगा आपका। ओके, अब नीचे 7 ओम है सीरीज, ऊपर 11 ओम है सीरीज, लेकिन इन दोनों टर्मिनल्स को मैं जोड़ दूं। अब आपको अच्छे से पता लग गया, जो ऊपर 11 ओम है इन दोनों का डायरेक्ट टोटल, नीचे को डायरेक्ट टोटल, आपस में पैरेलल में, और पैरेलल का फार्मूला भी आता है आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसके बीच में एक सेंट्रल रजिस्टर लगा दूं, याद रहे सेंट्रल रजिस्टर ऐसे नहीं लगाना, जिधर से करंट एंटर कर रहा है और जिधर से करंट निकल रहा है उन दो टर्मिनल्स को छोड़कर बाकी दोनों जो टर्मिनल बचे हुए हैं वहां पर लगाना है सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर, अब ध्यान से सुना, अगर मैं ऐसे बोल दूं, देखो कितना छोटा डाटा ले रहा हूं लेकिन आपसे सॉल्व नहीं होगा। कितना छोटा डाटा, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, फिर से 1 2 3 4 5 ओम, सेंट्रल रेजिस्टेंस को 5 ओम। लेकिन कौन बच्चा क्लास में ऐसा है जो मेरे को इसका आंसर बता सके? है कोई?
1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, कोई भी बच्चा नहीं है क्लास में। रीजन पता क्या? सुनो, आप 1 ओम और 2 ओम को सीरीज में कह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रांच रजिस्टर हो गया और वो भी कनेक्टेड। जब ब्रांच रजिस्टर कनेक्टेड हो, आगे जुड़ा हो, तो 1 ओम और 2 ओम सीरीज में रहे ही नहीं। दूसरी बात, 1 ओम और 4 ओम को पैरेलल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक किनारा तो आपस में जुड़ा है, दूसरा किनारा भी आपस में जुड़ा होना चाहिए। पर R1 और R4 का एक किनारा तो जुड़ा हुआ है एक्स के ऊपर, लेकिन दूसरे किनारे के बीच में ये व्हाइट रेजिस्टर फंस गया बीच में, तो दूसरा किनारा जुड़ा नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीरीज वाला फार्मूला गलत नहीं लग सकता, सीरीज फार्मूला फेल हो गया इसमें, सीरीज फार्मूला फेल्स। और इस क्वेश्चन में पैरेलल वाला फार्मूला रेजिस्टर का वो भी फेल हो गया, पैरेलल फार्मूला भी फेल। तो क्या करें ऐसे सर्किट में जिसमें सेंट्रल रेजिस्टर एंट्री और आउट टर्मिनल के बिना दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगा हो? ऐसे सर्किट को बोलते हैं, इस शेप के सर्किट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, उसने पहली बार नोटिस करा कि अगर रेजिस्टर्स का ऐसा सर्किट हो, मेरा तो सीरीज फार्मूला भी फेल हो गया और पैरेलल भी फेल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूं? अब उस बंदे ने बोला, पूरा स्टडी करने के बाद उसने हमें बताया जो हमने सीखना है। कहता है, इस आर एक्स वाई को निकालने के दो मेथड है, टू वेज। कहता है एक मेथड तो है इजी मेथड, और एक थोड़ा सा टफ मेथड है, कंपैरेटिवली टफर मेथड। तो हमने कहा सर इजी वाला ही बता दो। जब हमने उससे बोला इजी वाला बता दो, तो हमें वो कहता है व्हीटस्टोन कि भाई इजी वाले मेथड में एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन पूरी लग हो जाए तभी वो फार्मूला लग सकता है, वरना नहीं। हमने कहा सर कंडीशन भी बता दो पहले। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन वो कहता है कि जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको सिखाया इजी वाले केस में, वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी वो फार्मूला लगेगा। और अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है, तब इजी वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो हमने कहा सर हमें तो यही नहीं पता कि बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड, ये तो समझाओ। तब उसने क्या समझाया, ध्यान से सुनो। बैलेंस्ड का मतलब, बैलेंस्ड का मतलब क्या समझाया? कह रहे जो चारों बाउंड्री रेजिस्टर है ना, येलो कलर से लिखे हुए, देखो मैंने क्लॉकवाइज बना दिए R1 R2, चारों बाउंड्री रेजिस्टर में से दो दो के पेयर बना लो। हमने कहा सर कैसे बनाने हैं पेयर, कौन कौन से उठाएं? कहता उन दो के पेयर बनाओ जो आपस में टच नहीं कर रहे, लेकिन बाउंड्री में होने चाहिए। हमने कहा सर देखो R1 जो है ना वो R3 से डायरेक्टली टच में नहीं है। कहता है यस, इनकी मल्टीप्लाइकेशन कर दो। सर R4 भी R2 से डायरेक्टली टच में नहीं है। कहता उसकी भी मल्टीप्लाइकेशन कर दो। जो रेजिस्टर्स बाउंड्री में हो लेकिन आपस में डायरेक्टली टच में ना हो, उनकी मल्टीप्लाइकेशन कर दो। हमने कहा सर एक मल्टीप्लाइकेशन तो फिर बनेगी बेटे, लेट हमने कहा सर एक मल्टीप्लाइकेशन बनेगी फिर R1 और R3। कहता ठीक है सर, दूसरी मल्टीप्लाइकेशन बनेगी R2 और R4। कहता बिल्कुल सही, आपने बाउंड्री वाले रजिस्टर उठाए हैं, पेयर बना लिए, लेकिन बाउंड्री वाले वो रजिस्टरों की मल्टीप्लाइकेशन करनी है जो आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो। R1 और R2 मत कर देना, उनमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। R1 और R3 में कोई कॉन्टेक्ट नहीं, इनको मल्टीप्लाई करना। ओके, कहता ये जो मल्टीप्लाइकेशन है ना, अगर तो ये मल्टीप्लाइकेशन इक्वल आ गई तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और ये अनइक्वल आ गई तब व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड। ठीक है, हमने कहा सर
कंडीशन तो आपकी समझ आ गई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की, तो आप फार्मूला भी बता दो इजी वाला, और ये भी बता दो कि बैलेंस्ड का मतलब क्या है। कंडीशन पता लगी कि बैलेंस चेक कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें प्लीज ये बता दो बैलेंस का मतलब क्या है, और ये भी बता दो कि आप कह रहे थे इजी मेथड है, वो इजी मेथड कौन सा है। तो व्हीटस्टोन ने जवाब दिया, कहता है व्हीटस्टोन कहता है बेटे कि जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब ऐसा देखा गया कि टर्मिनल पी और टर्मिनल क्यू के बीच में करंट बहता ही नहीं है, फ्लो ही नहीं करता करंट सेंट्रल रजिस्टर में। सर क्यों? कहता आपको याद है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जैसे पानी हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ जाता है। सर हमें पता है अच्छे से, जब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसा पाया गया पी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है पी का जो क्यू का होता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर पाया गया। जब दोनों का बराबर पाया गया तो ना पानी इधर से इधर बहेगा ना इधर से इधर, पानी में पानी की धारा, धारा का इंग्लिश में मीनिंग होता है करंट, तो जब इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो ना करंट इधर जाएगा ना इधर जाएगा। हमने कहा सर ठीक है। कहता ये तो फिर ऐसी बात होगी, आपने रजिस्टर रख दिया तो बिल्कुल ऐसी बात होगी, एक नदी में आपने पत्थर रख दिया, रेजिस्टेंस का काम होता है अटक लगाना, नदी में पत्थर रख दिया कि वो पानी में अटक लगाएगा, पानी आ ही नहीं रहा नदी में, पानी नदी में आ ही नहीं रहा, तो इस रजिस्टर का फायदा क्या है, उस पत्थर को रखने का फायदा क्या है, यूजलेस। उसी तरह से जब इसमें से करंट ही भाग नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है इट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, तो जब करंट आ ही नहीं रहा है ये यूजलेस है। तो जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो उस केस में आप कह सकते हो थ्रो अवे दी सेंट्रल रजिस्टर, आरसी को निकाल के फेंक दो, ऐसे मेंटली मानो लगा ही नहीं हो, इधर नहीं आप थ्रो कर सकते, कैन नॉट थ्रो, दी सेंट्रल रेजिस्टेंस आरसी। कहता है ओके, जब आपका ये थ्रो कर दिया तब तो बहुत सिंपल हो गया। हमने कहा हाँ जी सर फिर तो सिंपल हो गया, क्योंकि उस केस में तो जब ये आर सेंट्रल है ही नहीं तब तो फिर हम R1 और R2 को सीरीज में ले लेंगे, और नीचे से R4 और R3 को सीरीज में ले लेंगे, और इन नीचे वाला सीरीज और ऊपर वाला सीरीज आपस में पैरेलल में कर देंगे, तो एक्स वाई का रेजिस्टेंस आसानी से निकाल देंगे। कहता है यस निकाल दो, इसीलिए तो इजी मेथड बना आपका। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, इसको ले लो 5 ओम, इसको ले लो 10, इसको ले लो 2, इसको ले लो 1, 5 इज 10 2 1। अब देखो अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किसने कितना आया 10 आ गया, और 10 ओम को 1 ओम से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आया 10 ओम, तो ब्रिज उस केस में बैलेंस्ड होगा। सेंट्रल रजिस्टर को निकाल के फेंक दो, ऊपर वाला सीरीज से सॉल्व करो, नीचे से सीरीज सॉल्व करो, आपस में पैरेलल सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आंसर पेपर में मार्क्स लेकर आ जाओ। ठीक हो गया। अब 15th क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़ो जरा, देखो तो कर पाओगे पेपर, पढ़ो जरा। जिन बच्चों को लगता है कि 15th का बी पार्ट हम कर देंगे अब, तो रेज योर राइट, शाबाश। 15th का बी पार्ट जिनको लगने लग गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहां पर डाउन, अगर मैं आपके क्लास में बैठा होता ना, आपका मान लो आपका क्लासमेट होता और मेरे टीचर ने यह पढ़ाया होता, तो मेरा एक क्वेश्चन होता सर आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ बेटे बोलो। तो मेरा जेन्युइन क्वेश्चन होता सर अगर अनबैलेंस्ड केस है तब हम सेंट्रल रेजिस्टेंस को बाहर निकाल ही नहीं सकते, उस केस में आर एक्स वाई कैसे निकालना है,
इसमें तो समझ आ गया हमें, बहुत सिंपल बन गया ये तो, कंडीशन पूरी होगी, ब्रिज बैलेंस्ड हो गया ऐसे। इसमें कैसे करना है अनबैलेंस्ड में? ओके, मेरे टीचर, मेरा ये क्वेश्चन होता है टीचर को, तो मेरे टीचर ने ये आंसर दिया होता, वो कहेगा कि बेटे इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी के दो इंपॉर्टेंट लॉज सीखने पड़ेंगे, और उन दोनों लॉज का नाम है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। और प्रॉपर बताऊं तो किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ को करंट लॉ बोलते हैं, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका एक नाम और भी होता है, फर्स्ट सेकंड भी बोलते हैं, वोल्टेज करंट भी बोलते हैं, इसको एक और भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट वाले को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और सेकंड वाले को मैश लॉ भी बोलते हैं, मैश लॉ, क्लोज्ड लूप लॉ भी बोल देते हैं सेकंड को, क्लोज्ड लूप लॉ। अब मेरे को बताओ कि आपके क्लास टीचर ने ये दोनों करवा दिए अब तो कि नहीं? टीचर ने सिर्फ हल्की सी बात पूछी है, किरचॉफ लॉ करवा दिए कि नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मेरे को लगता ही नहीं है मैं बच्चों से बात कर भी रहा हूँ कभी। बेटे मेरे को नॉन मेडिकल में सामने 20 बच्चे बैठे दिख रहे हैं, और टीचर ने हल्की सी बात पूछी है कि आपको क्लास में किरचॉफ लॉ करवा दिए कि नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। ओके, तो पांचवी बार क्यों बोलते होते हो, पहली बार ही बोल दिया करो, व्हाई डू यू वेस्ट द टाइम? तो ये जो किरचॉफ लॉ है, ये अभी मेरे को स्कूल की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं आई है, कि अगर वो स्कूल की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं कराऊंगा, अभी मैं किरचॉफ लॉ नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 14 पे जरूर बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, शाबाश, एक बार पढ़ लो सारे बच्चे। सर टाइम हो गया, टाइम हो गया सर? ओके, तो बेटे जिनको आज का लेक्चर समझ आया, एक बार टीचर को ऐसे वेव करके इंडिकेशन दे दो, ताकि मेरे को भी हौसला मिले कि हाँ आपस में हम करा सकते। तो अगली बार फिर हम अगली बात करेंगे। और मेरी मेडिकल बच्चों को एडवाइस है बेटे, कैमरा जरूर ठीक करवा लो, आपको बिना देखे पढ़ाने में मेरा मन नहीं लगता, फिर प्यारे प्यारे बच्चे मेरे को दिखते ही नहीं, मेरे को पढ़ाने में कम मजा आता है। अपना कैमरा ऑन ठीक करवा लो मेडिकल का।